नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। 24 साल और आबादी की रफ्तार 200 करोड़ के पार। ये रफ्तार वाकई डराती है और धरती के हमारे संसाधनों पर ऐसा दबाव डालती है जो आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए छोड़ जाएगी कुछ ऐसे मुश्किल वक्त जिसमें उन्हें अक्सर फूड सिक्योरिटी और दूसरे रिसोर्सेज की चुनौतियों का करना पड़ेगा सामना। जी हाँ, दुनिया की आबादी आज की डेट में जब हम अब बात कर रहे हैं, जब ये चर्चा कर रहे हैं, तो 800 करोड़ के पार जा चुकी है। धरती पर इंसानों की आबादी 700 से 800 करोड़ होने में महज 11 साल का वक्त लगा, जबकि 600 से 700 करोड़ होने में 12 साल का समय लगा था। ऐसा अनुमान है कि 2030 तक आबादी बढ़कर 850 करोड़ के करीब पहुंच जाएगी। लेकिन सवाल है कि जनसंख्या विस्फोट की चुनौतियां हैं क्या? क्या वाकई आबादी की चिंता पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है? अगर हम इस बढ़ती हुई आबादी की अनदेखी करेंगे तो जाहिर है प्रकृति हम इंसानों पर रहम खाएगी। ये अगर हम सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। लेकिन आबादी के बारे में कुछ धारणाएं गलत भी हैं। इन सभी पर करेंगे खास मेहमानों से चर्चा, मगर पहले ये रिपोर्ट देखिए। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट कहती है कि दुनिया की आबादी 8 अरब के पार जा चुकी है। लगातार बढ़ती जनसंख्या और कम होते संसाधनों के बीच यूएन की ये रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि वैश्विक जनसंख्या 2030 तक करीब 8.5 अरब तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, भारत की आबादी साल 2023 यानी अगले साल तक चीन को पीछे छोड़ देगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व की जनसंख्या में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। ऐसा 1974 के आंकड़ों को देखते हुए हुआ है। 1974 में विश्व की जनसंख्या 4 अरब थी। अब ये आंकड़ा आज बढ़कर 8 अरब हो गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि अब भविष्य में जनसंख्या का दोगुना होना शायद ना हो पाए। हालांकि विश्व की जनसंख्या अगले कई दशकों तक बढ़ती रहेगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि जनसंख्या में बढ़ोतरी के पीछे की मुख्य वजहें दुनिया में हो रही कम मौतें और बढ़ती जीवन प्रत्याशा है। इसका एक मतलब ये भी है कि दुनिया में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। इसके कारण वैश्विक मीडियन एज में भी बढ़ोतरी हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक जनसंख्या को 7 अरब से 8 अरब पहुंचने में करीब 12 साल लगे। ऐसे में अनुमान यह भी है कि 2037 तक यानी कि अगले 15 साल में ये 9 अरब का आंकड़ा छू सकती है। लेकिन आंकड़े चिंताजनक है, क्योंकि ज्यादा आबादी यानी ज्यादा भोजन की दरकार, संसाधनों का ज्यादा दोहन और पर्यावरण में अधिक कार्बन का उत्सर्जन। वहीं बीती सदी में विकसित देशों और चीन ने बढ़ती आबादी को खतरनाक मानते हुए जनसंख्या नियंत्रण की जब कोशिशें की तो वो घटती जनदर और कार्यक्षम आबादी की गिरती संख्या से जूझ रहे हैं। जाहिर है, आबादी में असंतुलन अपने साथ नई चुनौतियां लाता है। लेकिन क्या दुनिया इन चुनौतियों से लड़ने को तैयार है? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटी नाउ स्वदेश। तो क्या बढ़ती आबादी चिंता का विषय बन चुकी है? और जब ये आंकड़े हमारे सामने हैं तो इस पर चर्चा भी लाजमी है। और खास चर्चा के साथ हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल मौजूद है। एक बार परिचय इन सभी मेहमानों का आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति ढिल्लन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स, IIPS मुंबई यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ में। इसके साथ ही मिस्टर संजय कुमार हमारे साथ हैं। संजय जी UNFPA इंडिया में पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड रिसर्च स्पेशलिस्ट हैं। और इसके साथ ही उदय शंकर मिश्रा साहब हैं, जो कि प्रोफेसर हैं IIPS। और जाहिर सी बात है कि इन सभी को समझने के लिए बहुत सारे आंकड़े तो हम आपको वक्त वक्त पर देते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। संजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये जो आंकड़े हैं, क्या जो जनसंख्या विस्फोट और बढ़ती हुई जनसंख्या की तरफ जो हमारी चिंताएं हैं वो अब और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं? क्योंकि एक जो ट्रेडिशनल पैमाना था वो कहा जाता था कि ये धरती सिर्फ 4 अरब लोगों की क्षमता के हिसाब से है, लेकिन आज हम दुगने हो चुके हैं। आपकी क्या चिंताएं हैं और
किन किन पहलुओं पर जो है तमाम आप रिसर्च और स्टडीज आपकी चल रही होंगी और वो किन किन चिंताओं की ओर आप ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे? थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ठीक है, ये आबादी बढ़ रही है, कुछ चिंता का विषय भी है, लेकिन साथ-साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एक हमारे लिए सक्सेस स्टोरी भी है। आज पहले की तुलना में जितने भी लोग हैं, ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं, ज़्यादा हेल्दी हैं, ज़्यादा दिनों तक उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, दे आर एक्सपेक्टेड टू लिव लॉन्गर। तो इस तरह से हमें केवल एक नंबर देखना कि जनसंख्या इतनी हो गई है और इतनी बढ़ेगी, उससे अच्छा हमें थोड़ा-सा इन जनसंख्या के जो मानवीय पहलू हैं, उनको एक संसाधन के रूप में अगर हम देखें तो थोड़ा वो ज़्यादा अच्छा होगा, रादर देन हम एक पेसिमिस्टिक व्यू लेते हैं। अब जैसे आपने बोला कि पहले किसी की चिंता थी कि हमारी एक इतनी आबादी को ही ये प्लेनेट सस्टेन कर सकता है, बट उसके बावजूद भी देखिए इस प्लेनेट ने कितने लोगों को अभी तक सस्टेन किया है और आगे भी करेंगे। बट ये भी तय है कि जनसंख्या अभी बढ़ रही है, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो बढ़ने की रफ्तार है वो काफ़ी कम हो गई है। और आप जानते हैं जैसे भारत जैसे देश ने भी अपनी जो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी है, उसको अचीव कर लिया है। लेकिन उसके बाद भी पॉपुलेशन मोमेंटम का एक बड़ा साइंटिफिक फिनोमेना होता है। उसके वजह से जनसंख्या की आबादी और नंबर बढ़ता है, लेकिन ये नंबर डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है। सो इन सबों के साथ-साथ अब हमारे साथ जो कुछ नई संभावनाएँ हैं, जिस पर हमें विचार करना चाहिए, जो आगे के लिए हमें लेके जाएगा, हमें एक और अच्छा एक विकसित राष्ट्र बनाएगा, हमारी जनसंख्या को संसाधन के रूप में देखते हुए, वो 2-3 चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड आने वाला है अभी, तो हम किस तरह से यूथ बल्ज जो होगा, हमारे इतने युवा हम किस तरह से उनमें इन्वेस्ट करें, ताकि वो न केवल भारत के लिए, बट जब हम कहते हैं 30 साल का अमृत काल आने वाला है, तो वो किस तरह से पूरे विश्व की जो समस्याएं हैं उसका समाधान, टेक्नोलॉजी को लाना, इन चीजों पर ध्यान दें। इसके साथ साथ भी हमारे और मेगा ट्रेंड्स हैं हमारे जनसंख्या के विभिन्न डेमोग्राफिक पैरामीटर्स, जैसे माइग्रेशन जुड़ा हुआ है, तो हम माइग्रेशन पर किस तरह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, किस तरह से उनको एक अच्छी तरह से जहाँ पर वो जाते हैं सुविधाएं मिलें, अच्छी तरह से वो अपनी जहाँ जा रहे हैं उनकी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करें, उसके साथ साथ उसके रेमिटेंस जहाँ वो रहते हैं उस स्टेट्स को दे। अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है, तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो मुझे ये लगता है कि रादर देन ये कहना कि अभी जनसंख्या इतनी बढ़ गई है और बढ़ती चली जा रही है, अब हमें ये देखना है कि आगे आने वाले समय में हम किस तरह से इस जनसंख्या को मैनेज करने के लिए, और जो हमारे जो पॉपुलेशन डायनामिक्स के डिफरेंट इश्यूज हैं, हम उनको कैसे डील करें, और उसके लिए प्लानिंग अभी से करें। और हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, इंडिविजुअल लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत दुरुस्त बात आपने कही कि कई बार, और यही वजह है कि जब हम इस शो को कर रहे थे, तो ये बात बहुत ध्यान में थी कि बहुत सारी जनसंख्या को लेकर गलत धारणाएँ हैं, जिनको कहीं न कहीं लोगों के सामने रखना था, और वो आपने खूबी रखा। और जैसा प्राकृतिक संसाधनों की कमी को तकनीकी संसाधनों से पूरा करने में इन वर्षों में जोर लगाया, आबादी को बनाए रखने के लिए नए-नए संसाधन हम पैदा कर रहे हैं। धरती की क्षमता के हिसाब से ओवर पॉपुलेशन तो है, लेकिन ऐसे में क्या हमें प्रतिक्रियाओं के लिए थोड़ा बहुत तैयार रहना चाहिए? वो प्रतिक्रियाएं हमें, अब तो आम इंसान भी उसका अंदाजा लगा रहा है। सर उदय शंकर सर, किस तरह से देखते हैं आप? क्या ये जो क्षमता से अधिक जो है प्राकृतिक संसाधनों के विकल्प के तौर पे हमने तकनीकी संसाधनों का पूरा जोर लगाया, और आबादी को एडजस्ट करने के लिए हमने बहुत से आड़े तिरछे रास्ते भी लिए, क्या इसकी प्रतिक्रिया भी नज़र आने वाली है? और आम व्यक्ति के तौर पर भी आजकल तो हम सबसे बड़ा जो देखते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को ही देखते हैं। ये सारी चीज़ें समझना चाहेंगे। पॉजिटिव एक्सपेक्ट के अलावा ये प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी थोड़ा सा चिंता बढ़ाती हैं। हाँ, आपका कहना ये है संजय जी, सही से बताए कि आपकी पॉपुलेशन साइज का जो काउंट होता है उसी को लेके अगर आप परेशान रहें, तो आई विल नॉट सब्सक्राइब टू दैट, बिकॉज वन रीजन इज दैट व्हेनेवर आपकी जनसंख्या की बात होती है, जनसंख्या की विश्व भर की जनसंख्या की बात होती है,
उसकी जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी जो कंपोजिशनल स्ट्रक्चर है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब जनसंख्या को एक काउंट की तरह नहीं देख के अगर आप उसकी कंपोजिशनल एस्पेक्ट को देखें तो शायद ही एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू आ सकता है। ये ऑप्टिमिस्टिक व्यू इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विश्व की कैरिंग कैपेसिटी, जिसको बोलते हैं अर्थ कैरिंग कैपेसिटी हैज बीन कंटेस्टेड मेनी टाइम्स, because I do not think myself that the rising population is a concern, but a population distribution is a concern. मैं अभी इसी हाल जब वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट रिलीज हुआ था उसमें एक चीज एक संदर्भ में बात किया था मैंने कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की इम्बैलेंस इज ए मेजर कंसर्न, नॉट पॉपुलेशन क्वांटम ऑफ द वर्ल्ड। इसी को अगर आप बोलेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज की बात होती है, कभी कभी पर कैपिटा कंजम्पशन की बात होती है, लेकिन हमें ये भी पता है कि कंजम्पशन में कितनी डिफरेंसेस है बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग रीजन। तो आप जिस चीज की बात करते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्स की इनएडिक्वेसी होगी, नेचुरल रिसोर्स मिलेंगे नहीं एंड देयर विल बी प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। संजय जी सही से बोले कि इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी और सर्वाइवल मीन्स ऑफ अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी ब्रिंग सॉल्यूशन पर। सो मेरा ये रहेगा कंक्लूजन कि तीन चीजें, एक तो जनसंख्या की काउंट और जनसंख्या की डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन, इस पर ज्यादा ध्यान देने से हम जनसंख्या को एक पॉजिटिव आउटलुक में देख सकते हैं। और फर्दर टू इट, हमारी जो जनसंख्या की वृद्धि है इसमें यस्टरडे ये बात था कि फर्टिलिटी लेवल ज्यादा थी और हेल्थ implications were there because of high fertility, greater number of children being born. But अभी की बात जो फ्यूचर की जनसंख्या में जो कंपोजिशन होगी उसमें आपकी एल्डरली पॉपुलेशन, द सोशल सिक्योरिटी नीड ऑफ द पॉपुलेशन, द डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और उसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो पॉलिसी पर्सपेक्टिव हो या प्लानिंग हो, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो शायद पॉपुलेशन साइज और हिटिंग 8 बिलियन और 9 बिलियन टू ए balanced compositional distribution of population around the globe will be important. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतर तरीके से उदय सर आपने इस पूरे विषय के अलग अलग पहलुओं को समझाया और इन चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है जिनको हम कोशिश कर रहे हैं कि आसान भाषा में आप तक पहुंचाएं। डॉक्टर प्रीति, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपके कोई जो बताया गया है कि अगले साल तक जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़कर भारत आगे निकल जाएगा, और इन सब के बीच में जब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती है तो सबसे पहला फोकस संसाधन जुटाने पर आता है और खाद्यान्न संकट की डिबेट एक तरह से शुरू हो जाती है और कहा जाता है कि अगर पॉपुलेशन 1% की रफ्तार से बढ़ रही है तो 4 गुना आपको उस रफ्तार से आपको संसाधन जुटाने होंगे। और विकासशील देश हों या फिर गरीब देश हों, उनके सामने तो चुनौती है क्योंकि उन्हें एक वक्त पे पॉपुलेशन की नीड भी पूरी करनी है और उनका जो क्रंच है उससे भी जूझना है। तो आपका इस पे क्या दृष्टिकोण है? तो मैं, जैसा कि अभी दो मिश्रा सर एंड संजय जी ने बताया, मैं उसी में आगे ऐड करना चाहूंगी कि पॉपुलेशन काउंट से ऊपर हम जब बढ़ते हैं तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ की बात होती है, ऐसे ही संसाधन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब देखते हैं कि शहरों में बहुत पॉपुलेशन दिखाई देती है तो लोग डर जाते हैं, बोलते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है, और सेम टाइम पे अगर आप गाँव में देखेंगे तो वहाँ लोग कम भी हो रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ फर्टिलिटी कम हो रही है, बिकॉज ऑफ पीपल आर माइग्रेटिंग टू अर्बन एरिया। तो वहां पे लेबर शॉर्टेज भी है, कहीं पे लेबर सरप्लस है। तो हमें ये सब, हम खुश हैं कि पॉपुलेशन जनसंख्या की बात हो रही है, तो उसके साथ लोगों को काम करना होगा। हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, वो लोग भी काम करते हैं, उसको समझना होगा कि उसकी पॉलिसी से बहुत ज्यादा लिंकेजेस है। हर टाइप पे पॉलिसी, वो शहर की हो, शहरीकरण की पॉलिसी हो या माइग्रेशन की हो, और आजकल तो डिजिटाइजेशन का बहुत महत्व है। हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी इस सब प्रॉब्लम को एक हद तक तो थोड़ा सॉल्व करेगी। अब वर्चुअल मोबिलिटी भी हो गया है, तो आप घर में रह के भी काम कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक पॉइंट जरूर ऐड करूंगी
कि ये डिविडेंड की हम बात करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसमें जेंडर डिविडेंड, टेक्नोलॉजी डिविडेंड, एम्प्लॉयमेंट डिविडेंड, ये सब चीजों में हम अच्छे से काम करेंगे तो ये हमको पक्का डिविडेंड देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अहम बात आपने कही कि कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन है संसाधनों का और उस पॉपुलेशन के हिसाब से जिस तरह से हम संसाधनों के वितरण की बात करते हैं, और भारत जैसे देश के लिए तो चूंकि राज्यों का ढांचा अलग है, और उन सब के बीच में हमें देखना होगा कि वहाँ की खपत, वहाँ पर किस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। संजय सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देख रहे हैं और इन सब के बीच एक बात यह है कि किस एज ग्रुप की पॉपुलेशन बढ़ने को सकारात्मक नज़रिए से हमको देखना होगा, और आखिर क्यों? देखिए, जो आने वाली समय है, जिस समय मतलब हमारे पॉपुलेशन में जब फर्टिलिटी कम हो जाती है तो उसका एक असर पड़ता है, हमारा एज स्ट्रक्चर चेंज होता है। यानी फर्टिलिटी कम हुई तो हमारे जो प्रतिशत ऑफ जनसंख्या जो बच्चों का है वो कम होने लगता है, और जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगती है। लेकिन ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ती है उसकी वजह से डिपेंडेंसी रेशियो कम होती है। ये कुछ समय के लिए रहती है, 2 से 3 या 4 डिकेड्स तक रहती है, क्योंकि जो लोग वर्किंग एज में है वो भी धीरे धीरे एज्ड होते हैं और वो फिर आगे बुढ़ापे की तरफ और एजिंग की प्रोसेस में बढ़ जाते हैं। तो जो हमारे अभी आने वाले कुछ 2 से 3 डिकेड्स हैं, वहां पर हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन, चाहे आप उसको 15 ईयर से लेके 59 ईयर्स तक कह लें या 20 से 64 ईयर्स तक का आप मान के चलें, इनके नंबर और इसके साथ साथ इनका पूरे जनसंख्या, पूरे हमारे आंकड़ों के बीच में इनका प्रतिशत अभी आने वाले जो अभी हैं लगभग 54 और 60% है, वो आगे बढ़ जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास ज्यादा लोग होंगे इन दिस पर्टिकुलर वर्किंग एज ग्रुप में। लेकिन इसके साथ साथ एक चैलेंज भी आएगा कि जब हम इस बात को कहते हैं कि हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड की यो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का एक मौका रहेगा, लेकिन ये भी तय है कि ये अपने आप में ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो उसका डिविडेंड हमें नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल हम उसको अभी से ही प्लानिंग करें, हम ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करें, हम उनके स्किल्स को बढ़ाएं ताकि वो और आगे चल करके हमारे इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करें। और अभी जैसे प्रीति ने बताया था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड एक पार्ट है, लेकिन उसके साथ हमें अभी से ही ध्यान देना होगा कि हमारा जेंडर डिविडेंड कैसे होता है। खास करके जो हमारी फीमेल लेबर फोर्स है, जो पिछले कई सालों में देखा गया है कि वो धीरे धीरे कम हो रही थी, उसको किस तरह से उसका हम प्रोसेस को रिवर्स करें ताकि महिलाएं जो हमारे जेंडर एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका भी हम बेनिफिट उठा सकें। तो ये ग्रुप है, लेकिन उसके लिए हमें अभी हम सबों को प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत से ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है। हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट को देख भी लें, उसके बावजूद ये चुनौतियां खत्म नहीं होने वाली। और ग्लोबल वार्मिंग तो आज का सच भी है, और हाल में हमने देखा कि धरती का ताप बढ़ा तो यूरोप और भारत में गेहूं की पैदावार पर मार पड़ी। मौसम का मिजाज बदलने का अंदाज, जैसा मैंने कहा भी, कि आम आदमी भी अब भांपने लगा है। उदय सर, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, जनसंख्या नियंत्रण, ये जो डिबेट है, ये जो चर्चा है वो लगातार चल रही है। और हम बार बार चीन का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन हमने देखा कि चाइना जब वन चाइल्ड पॉलिसी लाया उसके बाद उसे रिवर्स करना पड़ा, क्योंकि उसके प्रतिकूल जो प्रभाव थे वो नजर आए वहाँ की पूरी डेमोग्राफी पे। इसको कैसे देखें? जनसंख्या नियंत्रण आज की ज़रूरत तो है, लेकिन भारत के लिहाज से किस तरह से इस दिशा में काम करना होगा? देखिए, ये जनसंख्या नियंत्रण वाली डिबेट जो चल रही है, इसको मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में अगर एक्सप्लेन करूं कि हमारी, संजय जी बोले हम रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी पहुंच गए हैं, हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है कि फर्टिलिटी कंट्रोल तो हराइजन में है, लेकिन फर्टिलिटी कंट्रोल अचीव हो जाने से उसकी इमीडिएट इम्प्लीकेशन पॉपुलेशन ग्रोथ पर दिखती नहीं है, पॉपुलेशन साइज पर दिखती नहीं है, क्योंकि देयर इज, संजय जी उसको मेंशन किए थे कि देयर इज ए मोमेंटम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़े देर तक स्टेबल पॉपुलेशन लेवल पे पहुंचते तक थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज ऑफ द ओल्ड हायर फर्टिलिटी व्हिच वाज देयर, द ओल्ड कोहर्ट्स, उनकी रिप्रोडक्शन चलती रहती है।
लेकिन आप अगर बोलेंगे जनसंख्या नियंत्रण की बात, इन प्रिंसिपल जनसंख्या नियंत्रण एक रियलिटी है जिसके लिए हमें एफर्ट, फैमिली प्लानिंग एफर्ट हो, फर्टिलिटी रेगुलेशन की बात हो या वुमेन स्टेटस की बात हो, जो भी अप्रोचेस हमने अडॉप्ट किए हैं तो उनकी डिविडेंड सही साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन मैं एक पहलू यहाँ लाना चाहता हूं कि हम पॉपुलेशन डिस्कोर्स में ये जो कभी कभी पॉपुलेशन साइज का, कभी कभी पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं, इसकी और एक पहलू आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि ये हमारी हाउस होल्ड्स में कैसे दिखती है। हम हर वक्त एक साइज, एक काउंट पे जब जाते हैं, इसकी एक हाउस होल्ड इम्प्लीकेशन होती है। तो भारतवर्ष में पर्टिकुलरली हाउस होल्ड्स की ट्रांजिशन हो रही है, उसकी साइज एंड कॉम्पोजिशन, एंड दैट ये कभी कोई नोटिफाई नहीं करता। और एक चीज है कि हमारे पास 2021 की सेंसस भी नहीं है अभी, तो जो इम्प्लीकेशन हाउस होल्ड पे हो रहा है उसकी इम्प्लीकेशन वेलबींग पे भी दिखेगा, बिकॉज आपके हाउस होल्ड कॉम्पोजिशन इंडिविजुअल पे कुछ होता नहीं, फर्टिलिटी कंट्रोल के साथ साथ उसका हाउस होल्ड कॉम्पोजिशन पर भी असर हो रहा है। और एक बात है, ये नियंत्रण पॉपुलेशन कंट्रोल कर देने से या आप इस पर एम्फेसिस डालने से पॉपुलेशन साइज तो इमीडिएटली कम नहीं होता जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम हो जाएगा, बट एक चीज जरूर होता है, एक चीज ये होता है कि डिजायर फॉर एडिशनल चिल्ड्रन कम हो जाता है, लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी पर कपल चिल्ड्रन कम हो जाता है। सो इसकी जो डिविडेंड एस्पेक्ट है, यू गेट बेटर क्वालिटी चिल्ड्रन, यू हैव टू फोकस ऑन स्किल ऑफ द इमर्जिंग लेबर फोर्स जिसे हम बोलते। तो ये सब चीजें पर ध्यान देने से हमारी कंपैरिजन जो काउंट में होती है कि कितने आबादी आ जाएगी वर्कफोर्स के लिए, उस आबादी का क्वालिटेटिव असेसमेंट अगर किया जाए तो वो आबादी नहीं लगेगी। यही बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास हर चीज होते हुए हम अगर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ना कर सके तो वो हमारी फेल्योर होगी। एंड जनसंख्या नियंत्रण जो काउंट की जो आप रिड्यूस the fertility level, that has been literally realized, but उसका implication पॉपुलेशन डायनामिक ऐसे एक चीज है जहां इम्प्लीकेशन इमीडिएट साइज में नहीं दिखता, बट ये भी प्रेडिक्टेड है कि ड्यूरेशन टेकन आफ्टर ये जो चीज हम फर्टिलिटी कंट्रोल अचीव किए हैं, कितने ड्यूरेशन में एक स्टेबल पॉपुलेशन की अटेनमेंट भी होगी, वो भी तय है। सो ऑब्वियसली नियंत्रण पर इतना जोर डालने की जरूरत नहीं है। जो डिस्कोर्स चल रही है डिफरेंट कम्युनिटी अक्रॉस ग्रुप्स, नियंत्रण का अलग अलग पहलू है, वो बात नहीं है। कन्वर्जेंस या कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी ग्रुप की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, वो भी बात नहीं है। सो जनसंख्या नियंत्रण एक रियलिटी जो हम रियलाइज कर चुके हैं, ये मान के हमें चलना है। और उसके साथ ये नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए कि पॉपुलेशन साइज क्यों कम नहीं हो रही, बिकॉज पॉपुलेशन डायनामिक बताती है और मोमेंटम बताती है कि कुछ ड्यूरेशन लगती है जब हम स्टेबल पॉपुलेशन की तक पहुंच जाए। उस परिणाम को देखने के लिए जो हम एफर्ट डाल रहे हैं, जो भी हम एक दूरदर्शी सोच रख रहे हैं, उसमें उसके परिणाम आने में समय लगता है और जाहिर सी बात है कि वो एकदम से शूट अप आपको दिखे ऐसा नहीं होगा। आखिरी सवाल डॉक्टर प्रीति मैं आपसे लेना चाहूँगा। हाल फिलहाल आप लोगों ने बहुत सारी स्टडी की होंगी, डेमोग्राफी को, बहुत सारी चीज़ों को आपने अध्ययन किया होगा। भारत के लिहाज से ऐसी कौन सी बात है जिस आपको लगता है कि जहाँ पर अभी काम करने की आवश्यकता है या उस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है? थैंक यू। हमें लगता है कि हमारे पास ऑलरेडी यंग पॉपुलेशन है जो बल्ज है। अगर हम डेमोग्राफी के लिहाज से देखें तो हमारी अभी भी यंग पॉपुलेशन की जनसंख्या बहुत है, तो हमें उसको सही यूटिलाइज करने के लिए जो बहुत जरूरत है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। और जो ये माइग्रेशन का इश्यूज है जो कोविड के बाद और ज्यादा दिखता है, तो उसके लिए अच्छे पॉलिसीज की कमी लगती है। हमें लगता है वो आना चाहिए ताकि हमारा ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ना होके वो एक हमारा अच्छी चीज बने। बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, कोशिश यही सबकी है कि जो भी
धारणाएं जनसंख्या को लेकर आज थी और इस शो के जरिए हमने कोशिश यही की कि बहुत सी ऐसी गलत धारणाएं भी जनसंख्या के बढ़ते आंकड़ों को लेकर होती हैं जिसको तोड़ा जाए। और आज बहुत ही शानदार चर्चा रही। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर संजय उदय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ ही प्रीति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहतरीन चर्चा के लिए। और कोशिश हमारी यही रही है कि जनसंख्या का जो ये आंकड़ा जो आपको फिगर्स में बहुत बड़ा बड़ा दिखता है, उसके उस पहलू से भी आपको रूबरू कराया जाए जो कि सकारात्मक है। भारत के लिहाज से जो संकेत हैं वो बेहतर हैं, हाँ, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण आज की ज़रूरत है और इसके साथ ही पॉलिसी में बड़े बड़े रिफॉर्म करने की भी आवश्यकता है। और इसके साथ ही देश का की जो युवा शक्ति है उसका माइग्रेशन ना हो, उसे देश में रोका जाए, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। फिलहाल इस शो में इतना ही। उम्मीद है आपको शो में ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।